Okay, so hello and welcome back everyone to this another beautiful, wonderful video. In today's video, we are going to continue with lesson 15 board composition and power of the board. आज के वीडियो में हम लोग सेक्शन 186 देखने वाले हैं जो डील करता है विथ इन्वेस्टमेंट, इंटर कॉर्पोरेट लोन्स, इन्वेस्टमेंट, गारंटी एंड सिक्योरिटी। इसको बहुत ईजी तरीके से समझाने के लिए मैंने नोट्स बना रखा है, तो ये नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, 186 देखने वाले हम लोग लोन, गारंटी, इन्वेस्टमेंट फ्रॉम वन कंपनी टू अनदर। अगर मैं बात करूं इंटर कॉर्पोरेट लोन, तो इंटर कॉर्पोरेट लोन का मतलब क्या होता है? इंटर कॉर्पोरेट लोन, गारंटी, सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? इंटर कॉर्पोरेट का मतलब होता है एक कंपनी दूसरे कंपनी के साथ, ठीक है ना, वो है इंटर कॉर्पोरेट। एक कंपनी दूसरे कंपनी को लोन, गारंटी, सिक्योरिटी दे रहा है, तो ये क्या हो जाता है बताओ? ये क्या हो जाता है? इंटर कॉर्पोरेट लोन, गारंटी, सिक्योरिटी कहलाता है। उसी का मतलब होता है कि लोन, गारंटी, इन्वेस्टमेंट, सिक्योरिटी देना फ्रॉम वन कंपनी टू अनदर। सिंपल भाषा में तुमको और मैं समझाता हूं, देखो कि अच्छा, लोन के बारे में तुमको पता है। अगर लो कंपनी ए ने कंपनी बी को लोन दिया, ठीक है, इसको कहा जाता है इंटर कॉर्पोरेट लोन। कंपनी ए ने कंपनी बी को गारंटी दिया, इसको कहा जाता है इंटर कॉर्पोरेट गारंटी। अच्छा, गारंटी किस चीज का होता है? लोन तो सर समझ में आता है, गारंटी किस चीज का होता है? गारंटी अनेकों प्रकार के गारंटी हो सकते हैं। पकड़ लो बी ने किसी प्रकार का बात माना ए का, और ए ने कहा तूने अगर वो किया तो मैं गारंटी देके कर रहा हूं, बोल रहा हूं कि तेरे को बचाने के लिए मैं आऊंगा। मतलब बी ने अगर किसी प्रकार का लॉस एक्वायर किया, इनकर किया, तो उसमें बचाने के लिए ए आएगा, ठीक है। या फिर पकड़ ले बी ने सी से लोन लिया, अब गारंटर तो चाहिए ना कि अगर बी अगर फेल हो जाए लोन रीपेमेंट करने के लिए, तो सी कहां से उठाएगा उस पैसे को? तो ए आके गारंटी देता है। ए कहता है कि तू एक काम कर, तू बी को क्या कर दे, लोन दे दे, मैं गारंटी देता हूं कि उसने अगर फेल किया तो मैं तेरा चुका दूंगा। तो ये भी एक प्रकार का लोन लेने का इनडायरेक्ट तरीका होता है, तो ये गारंटी हो गया। सिक्योरिटी होता है, इन्वेस्टमेंट होता है। ये कैसे होता है मैं तुमको समझाता हूं। पकड़ ले ए ने बी में इन्वेस्ट किया। इन्वेस्ट करने का मतलब क्या होता है कि उसके कंपनी में शेयर्स खरीदा, सिंपल चीज, ठीक है। तो ए ने बी में इन्वेस्ट किया मतलब क्या? इसका शेयर्स खरीदा। ये क्या हो गया? इंटर कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं लोन, गारंटी, इन्वेस्टमेंट, सिक्योरिटी फ्रॉम वन कंपनी टू अनदर, जब ये वन कंपनी टू अनदर हो जाता है, इसका मतलब होता है इंटर कॉर्पोरेट। क्या ये समझ में आ रहा है? अब ये लेसन का जो नाम है ये तुम्हारे दिमाग में बैठ चुका है, प्रॉपर्ली क्लियर हो चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सांस लेते रहो, बहुत मजा आने वाला है। ये हो गया इंटर कॉर्पोरेट लोन, इन्वेस्टमेंट, गारंटी, सिक्योरिटी। तुमको समझा दिया कि क्या होता है इंटर कॉर्पोरेट। क्या ये समझ में आ रहा है? अच्छा सर, सिक्योरिटी देना, सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? सिक्योरिटी का मतलब क्या है दोस्तों? सेम चीज है दोस्तों। ए ने बी से, पकड़ ले ए बी और सी है यहाँ पे, सी ने बी को लोन दिया, और लोन के बदले सिक्योरिटी किसने दिया? बी के पास कोई सिक्योरिटी नहीं, ए ने दिया सिक्योरिटी। कैसे? ए की कंपनी का कुछ पकड़ लो एसेट्स जो है वो गिरवी रख दिया, सिक्योरिटी हो गया। क्या ये समझ में आ रहा है? तो सिक्योरिटी कौन दे रहा है? ए दे रहा है। तो ये जो तुम लोन दे रहे हो, गारंटी दे रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, सिक्योरिटी दे रहे हो, ये क्या आ जाता है? सेक्शन 186 में आता है। अब इसको रेगुलेट तो करना होगा ना। इसको रेगुलेट कौन करता है? सेक्शन 186 करता है रेगुलेट इसको, ठीक है। 186 करता है रेगुलेट। अब पकड़ लो कंपनी ए, ये जो कंपनी ए कंपनी बी को लोन देगा, परमिशन तो लेगा ना। किससे परमिशन लेगा? परमिशन लेगा अपने कंपनी के शेयर होल्डर से, कंपनी के मेंबर्स से, तो परमिशन लेना होगा ना। देखो, परमिशन हमेशा लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। परमिशन तब लेना होता है जब एक लिमिट क्रॉस हो जाता है। नॉर्मली उस लिमिट के अंदर अगर है, एक पर्टिकुलर लिमिट है जो मैं तुमको बताऊंगा, वो लिमिट के अंदर अगर तुम लोन, गारंटी, सिक्योरिटी, इन्वेस्टमेंट दे रहे हो, तो एक बोर्ड रेजोल्यूशन काफी होता है उसके लिए। अपने बोर्ड मेंबर्स के बीच में डिस्कस करके बोर्ड रेजोल्यूशन पास करो एंड उनको दे दो, ठीक है। अगर तुमने लिमिट को क्रॉस किया, एक पर्टिकुलर लिमिट को क्रॉस किया, तब जाके तुमको स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए होता है, जहां पे तुमको
टोटल अमाउंट ऑफ क्या लोन गारंटी सिक्योरिटी कितना तुम देना चाहते हो, कितना तुम उसको एक्सीड करके जो लिमिट है उसको एक्सीड करके कितना दे रहे हो, ये सब बात तुम अपनी कंपनी के मेंबर शेयर होल्डर्स को बताओगे। एक जनरल मीटिंग होगा, वहां पे स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा एंड देन यू विल बी एबल टू गिव द लोन गारंटी सिक्योरिटी। क्या ये समझ में आ रहा है? इतना क्लियर हो चुका है सेक्शन 186, इतना क्लियर हो चुका है। अब सुनो, ये जो लिमिट है, ये लिमिट क्या है? ये लिमिट है तुम्हारा 60% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम और 100% ऑफ द फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम व्हिच एवर इज हायर। इन दोनों में से जो भी हायर हो, इन दोनों में से जो भी हायर हो वो है लिमिट। इसके अंदर में अगर तुम लोन गारंटी सिक्योरिटी दे रहे हो तो बोर्ड रेजोल्यूशन काफी है। अगर ये लिमिट क्रॉस हो अगर ये लिमिट क्रॉस हो रहा है तो तब तुमको पास करना होगा स्पेशल रेजोल्यूशन। क्या पास करना होगा दोस्तों? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा। अब हम आ रहे हैं सेक्शन 186 सबसेक्शन 1 में। क्या कहता है सबसेक्शन 1? प्रॉपर्ली देखो, कहता है कि ये जो इन्वेस्टमेंट, ये जो हम लोगों ने पढ़ा है ना, ये भी सेक्शन सबसेक्शन 1 के अंदर ही आता है, ठीक है? तो टेंशन नहीं लेना है। सबसेक्शन 1 में क्या कहता है? सर सबसेक्शन याद करना आवश्यकता है? एकदम आवश्यकता नहीं है, तुम सिर्फ सेक्शन याद रखो काफी है। 186, ठीक है? सबसेक्शन 1 क्या कहता है? देखो, तुम जो इन्वेस्टमेंट करोगे ना, इन्वेस्टमेंट 2 लेयर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 2 लेयर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है? इन्वेस्टमेंट लेयर का रिस्ट्रिक्शन है, 2 लेयर का लिमिट है। लेयर का मतलब होता है सब्सिडियरी। अब तेरे को समझाता हूं, देखो चीजों को समझो। अब पकड़ ले पकड़ ले दोस्तों, ऐसा कुछ हो गया जो तुमको मैं एक्सप्लेन करूं। पकड़ ले, यह है कंपनी ए, ठीक है? ये कंपनी ए है, कंपनी बी है, कंपनी सी है, कंपनी डी है, कंपनी ई है। कंपनी ए को कंपनी ई को अक्वायर करना है, पकड़ ले। तो कंपनी ई क्या करेगा? क्या करेगा? डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेगा, डायरेक्ट इसके शेयर्स को खरीद लेगा, एक्वायर हो गया। कंपनी बी और कंपनी ए और एक चीज कर सकता है, कंपनी ए बी को अक्वायर करेगा, बी सी को अक्वायर करेगा, सी डी को अक्वायर करेगा, डी ई को अक्वायर करेगा। ये अलाउड ही नहीं है। ये होता था पहले। क्या ये समझ में आ रहा है? ये होता था। इससे क्या होता था? इससे ये होता था कि इस कंपनी का ई का जो ओरिजिनल मालिक है उसको लोकेट करना बहुत दिक्कत हो जाता था। ए जो इसका ओरिजिनल ओनर है, इसको लोकेट करना बहुत दिक्कत हो जाता था। इसमें बहुत सारे फ्रॉड वगैरह होते रहते थे। क्या ये समझ में आ रहा है? तो तुमको कहा गया है कि तुम 2 लेयर से ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे। 2 लेयर से ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाएगा। क्या ये तुम समझ पा रहे हो? 2 लेयर का इन्वेस्टमेंट रखना चाहिए। इसका मतलब क्या? ए बी को अक्वायर कर सकता है, सी को अक्वायर कर सकता है, लेकिन ई को अक्वायर नहीं कर सकता। ई को अक्वायर कर सकता है, लेकिन कैसे? इन्वेस्टमेंट कर सकता है, लेकिन कैसे? ए बी को अक्वायर किया, देखो ए ने बी को अक्वायर किया, बी ने सी को अक्वायर किया। अल्टीमेटली बी एंड सी को कौन अक्वायर कर रहा है? ए अक्वायर कर रहा है। इतना अलाउड है, 2 लेयर अलाउड है। ये है 1 लेयर, ये है 2 लेयर, ठीक है? अलाउड है। इससे आगे जाके लेयर अलाउड नहीं है। तो अगर ए को डी को अक्वायर करना है या फिर ई को अक्वायर करना है तो सीधा डायरेक्टली अक्वायर करना होगा, सीधा खरीदो। क्या है समझ में आ रहा है? ये किस लिए हम लोग पढ़ रहे हैं? क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं टॉपिक इन्वेस्टमेंट का। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है किसी कंपनी को अक्वायर करना। यहाँ पे लेयर का मतलब होता है सब्सिडियरी। तो 2 सब्सिडरी से ज्यादा सब्सिडरी तुम बना नहीं सकते। क्या बना सकते हो तुम? मतलब तुमको जितना सब्सिडरी चाहिए उतना तुम बना सकते हो, लेकिन 1 से 2, 2 से 3, मतलब किसी दूसरे के हेल्प लेकर तुम सब्सिडरी नहीं बना सकते। जैसे ए को अगर डी को सब्सिडरी बनाना है तो ए तो डायरेक्टली डी को खरीद सकता है ना, खरीद के सब्सिडरी बना दे, है ना? लेकिन ए ऐसा नहीं करता। ए क्या करता है? बी को खरीदता है, बी सी को खरीदता है, सी डी को खरीदता है। अल्टीमेटली इन सब का मालिक होल्डिंग कौन है? ए है। तो ये अलाउड नहीं है। क्यों अलाउड नहीं है? सिंपल चीज ये है कि इसको ट्रैक करना बहुत दिक्कत हो जाता है, ठीक है? अगर पकड़ ले ई, अब ई ने किया डी को, डी ने किया एफ जी एच आई जे के एल एम पी, तू सोचता रहा है, ठीक है? ऐसे करता रहेगा ना तो अल्टीमेटली जो होल्डिंग है ना, इसको ट्रैक करना बहुत दिक्कत हो जाता है। इससे क्या होता है? पैसे का लेन देन, पैसा जो है ब्लैक मनी में कन्वर्ट होता है। ये इन्वेस्टमेंट कंपनीज खोल खोल के एक के अंदर एक घुसा के यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह बहुत कुछ होता है, ठीक है? ब्लैक को वाइट करने का बहुत कुछ ऐसा जो है तरीका होता है। इसको मना कर दिया, बोला कि 2 लेयर से ज्यादा तुम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। इसका मतलब ये नहीं कि ए डी को अक्वायर नहीं कर सकता। ए को अगर डी को अक्वायर करना है तो सीधा कर, ये एक के मतलब इसके अंदर से जाके मत कर। समझ में? 2 लेयर मैक्स टू मैक्स। तो यही यहाँ पे बताया गया है। इन्वेस्टमेंट लेयर का रिस्ट्रिक्शन है, याद रखना हमेशा दोस्तों कि यहाँ पे आपको
दो लेयर का इन्वेस्टमेंट, दो लेयर का लिमिट जो है ये हमेशा तुमको फॉलो करना होगा। लेयर का मतलब होता है सब्सिडरी। जैसे यहाँ पे ए ने बी को सब्सिडरी बनाया, बी ने सी को सब्सिडरी बनाया, सी ने डी को सब्सिडरी बनाया, ऐसा नहीं करना है। अगर ए को डायरेक्टली खरीदना है तो डायरेक्टली खरीदो, एक के मतलब अंदर अंदर से मत जाओ, चुप चुप के मत करो चीजों को। क्या है, समझ में आ रहा है दोस्तों? तो दो लेयर तेरे को समझ में आ चुका है सेक्शन 186। आज से पहले जितने भी स्टूडेंट्स को सेक्शन 186 टफ लगता था, ये आज के बाद इजी लगने लग जाएगा, ये मेरा प्रॉमिस है। आधे घंटे से ज्यादा वीडियो नहीं होगा, बहुत लंबा वीडियो नहीं होगा, लेकिन इतना अच्छे तरीके से समझा दूंगा कि मजा आ जाएगा तुम सबको। अब क्यों क्यों अब जो ये वर्ड आता था तुम्हारे दिमाग में, क्यों सर, क्यों ऐसा नहीं होता था, तो तुमको समझ में आ चुका, क्योंकि यहाँ पे फ्रॉड वगैरह ज्यादा होता था और ट्रैक डाउन करना बहुत दिक्कत हो जाता था, इसलिए ऐसा नहीं अलाउड किया गया अभी। तो इसका एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे लिख रखा है जो तुमको हेल्प करेगा फ्यूचर में, जब तुम ये देखोगे तब तुमको हेल्प करेगा इसको समझने में। एग्जाम्पल के तौर पे ए ने इन्वेस्ट किया बी के ऊपर, बी ने इन्वेस्ट किया सी के ऊपर, सी ने इन्वेस्ट किया डी के ऊपर, ये अलाउड नहीं है, रिस्ट्रिक्शन यहां से शुरू हो जाएगा। ए ने बी पे इन्वेस्ट किया, बी ने सी पे, ये दो लेयर हो गया, 1 लेयर 2 लेयर काफी है, इससे ज्यादा लेयर नहीं कर सकते, इससे ज्यादा तुम सब्सिडरी के अंदर से होके नहीं जा सकते। तुमको अगर डी को अक्वायर करना है तो ए डायरेक्टली इन्वेस्ट करे, बी से फिर सी से, ऐसे मत करे। समझ में आ रहा है ना? अल्टीमेटली तो सब्सिडरी यही होगा ना, सॉरी अल्टीमेटली तो होल्डिंग ए ही होगा ना। क्या ये समझ में आ रहा है? अगर ए ने सी को अक्वायर किया बी के थ्रू, तो फिर भी सी का ओनर जो है, होल्डिंग जो है, ये तो ए ही होगा ना, अल्टीमेटली ए ही होगा, क्योंकि बी जो है, बी का ओनर भी ए ही है। क्या है, समझ में आ रहा है दोस्तों? ठीक है, तो ये दो लेयर का इन्वेस्टमेंट जो है ना, ये अलाउड है, इससे ज्यादा अलाउड नहीं है। इफ ए वॉन्ट्स टू इन्वेस्ट इन डी देन इट कैन नॉट गो थ्रू मोर देन 2 layers होगा, मोर देन 2 layers इट हैज टू इन्वेस्ट डायरेक्टली। क्या है, समझ में आ रहा है दोस्तों? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर आगे बढ़ो, एक्सेप्शंस में क्या आता है? एक्सेप्शन में पहला आ जाता है, अगर पकड़ ले तू किसी फॉरेन कंपनी को अक्वायर करना चाहता है जो फॉरेन में है। अब फॉरेन में तो नियम अलग होगा, इंडिया में नियम अलग है, फॉरेन में नियम अलग है। फॉरेन में पकड़ ले कोई लेयर का सिस्टम ही नहीं है, तो तू क्या करेगा? अक्वायर नहीं करेगा। आंसर है तू एक्वायर कर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उसमें एक्सेप्शन डाल दिया हम लोगों ने। तो अगर तू पकड़ ले तू किसी फॉरेन में कंपनी एक्वायर करना चाहता है, उस कंपनी का ऑलरेडी बहुत सारे लेयर्स है, बहुत सारे सब्सिडरीज है अंदर, ठीक है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, तो उसको अक्वायर कर सकता है। ठीक है, तो ए अक्वायरिंग, एक्सेप्शन देखो, ए अक्वायरिंग बी क्या है? एक फॉरेन कंपनी है। फॉरेन कंपनी में तो नियम अलग होगा ना, क्योंकि ये फॉरेन कंपनी है, बाहर देश में इनकॉर्पोरेटेड है। तो बी ऑलरेडी हैज 2 layers ऑफ सब्सिडरी कंपनी, तो बी में ऑलरेडी 2 लेयर है सब्सिडरी कंपनी का, तो क्या बी को अक्वायर ना करे? कर ले, कोई टेंशन वाली बात नहीं, क्योंकि ये फॉरेन कंपनी है ना, ये फॉरेन कंपनी है। तो फॉरेन देश में तो तू नियम नहीं चेंज कर सकता, फॉरेन देश वाले तो तेरे इंडिया के नियम के हिसाब से नहीं चलेगा। और फॉरेन देश का कंपनी तेरे को खरीदना है, तेरे पास बहुत पैसा है, माला माल वीकली है तू, तो तेरे को खरीदना है तो तू खरीद सकता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। हमारे कंपनीज एक्ट तेरे को रोकता नहीं है, फुल पावर देता है। उसके बाद देख इन्वेस्टमेंट कंपनी। अब देखिए जो इन्वेस्टमेंट कंपनी होते हैं ना, इन्वेस्टमेंट कंपनी का काम क्या होता है? इन्वेस्ट करना। इन्वेस्टमेंट कंपनी का काम ही होता है दूसरे कंपनी में इन्वेस्ट करना। वो इन्वेस्ट करते हैं जब कंपनी छोटा मोटा होता है, जैसे कंपनी बड़ा हो जाए फिर सेल करके प्रॉफिट कमा लेते हैं। क्या है, समझ में आ रहा है? ये होता है इन्वेस्टमेंट कंपनी। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट कंपनी 1 2 3 4 5 जितने लेयर्स चाहे उतने लेयर्स वो कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं, क्योंकि उनका काम ही है, ये उनका प्रिंसिपल बिजनेस है इन्वेस्टमेंट करने का, इसलिए इन्वेस्टमेंट कंपनी को छूट है। एक्सेप्शन में इन्वेस्टमेंट कंपनी आ जाता है। अब तू पूछेगा इन्वेस्टमेंट कंपनी कौन है सर? इन्वेस्टमेंट कंपनी वो है जिसका 50% ऑफ टोटल एसेट या तो 50% ऑफ ग्रॉस इनकम जो है वो सच एक्टिविटीज से आता है। कौन से एक्टिविटीज से? इन्वेस्टिंग करने का एक्टिविटीज से आता है। प्रिंसिपल बिजनेस इज एक्वायरिंग शेयर्स, डिवेंचर्स और अदर सिक्योरिटीज। इसका प्रिंसिपल बिजनेस ही ये है, एक्वायर करना, इन्वेस्टमेंट करना। ठीक है, तो वो कहाँ पे इन्वेस्ट करेगा? कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा, तो एक के भीतर से करे, कोई टेंशन वाली बात नहीं, कर सकता है। तो इन्वेस्टमेंट कंपनी को अलाउड है। इन्वेस्टमेंट कंपनी कौन? वो कंपनी जिसका टोटल एसेट का 50%, ठीक है, टोटल एसेट का 50% या तो टोटल इनकम का, टोटल जो ग्रॉस इनकम हो रहा है उसका 50% जो है, 50% से ज्यादा, 50% मोर देन 50%, 50% से ज्यादा इनकम जो है वो आता है फ्रॉम सच एक्टिविटीज।
इस एक्टिविटी से। कौन से एक्टिविटीज? ये शेयर एक्वायर करके बेच देना, डिबेंचर एक्वायर करके ये तो एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट ही है। तो इन इन्वेस्टमेंट से जो पैसा आता है ना, इस कंपनी का 50% के जो तुम्हारे टोटल एसेट्स हैं वो कंट्रीब्यूट करता है इस प्रकार के इन्वेस्टमेंट से। क्या ये समझ में आ रहा है दोस्तों? इसका मतलब समझाओ जरा और अच्छे तरीके से, मेरे को समझ में नहीं आया। एक कंपनी है ए, इसका काम ही है कि अलग अलग कंपनीज में ना इन्वेस्टमेंट करता है। किसी का शेयर खरीद लेता है, किसी का डिवेंचर खरीद लेता है, बेच के जो प्रॉफिट आता है प्रॉफिट से अपना मुनाफा कमाता है। ये प्रॉफिट होता है, बेच के उसका प्रॉफिट आता है, इसके अपना प्रॉफिट आता है। अब ये इन्वेस्टमेंट कंपनी कैसे कहलाएगा? अगर इस कंपनी का 50% का टोटल एसेट, कंपनी में जितने एसेट है ना, वो टोटल एसेट कहां से आया? इस प्रॉफिट में से आया। या तो उसका जो 50% का ग्रॉस इनकम है ना, वो कहां से आया? इस प्रॉफिट से आया। क्या ये समझ में आ रहा है दोस्तों? वो सारे बन जाते हैं इन्वेस्टमेंट कंपनी। एक्सेप्शन में आता है, देखो, वेयर स्पेशल रेजोल्यूशन इज नॉट रिक्वायर्ड इवन व्हेन इट एक्सीड्स द थ्रेशोल्ड। अच्छा, मैंने तुमको बताया था स्पेशल रेजोल्यूशन कब चाहिए होता है। स्पेशल रेजोल्यूशन तब चाहिए होता है जब तुम थ्रेशोल्ड को एक्सीड कर रहे हो। 60% का थ्रेशोल्ड याद है, यहाँ पे हम लोगों ने देखा है, ये एक्सीड कर रहे हो तब जाके तुम्हारा स्पेशल रेजोल्यूशन मैंडेटरी है। लेकिन वहां पर भी एक एक्सेप्शन आपको देखने को मिलता है। पहला ये कि अगर तुम लोन, गारंटी, सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो अपने ही होली ओन सब्सिडरी में, गिवन टू होली ओन सब्सिडरी। होली ओन सब्सिडरी और सब्सिडरी में बहुत फर्क होता है। होली ओन सब्सिडरी का मतलब होता है तुमने पूरा का पूरा उसको अक्वायर किया, मोर देन 90% जो है ना, तुमने उस कंपनी का शेयर्स अक्वायर कर लिया, पूरा अक्वायर कर लिया। होली ओन मतलब पूरा का पूरा तूने अक्वायर किया है, ठीक है। या तो तू किसी कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर में काम कर रहा है, तो इस प्रकार के होली ओन सब्सिडरी या फिर जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर का मतलब क्या होता है? दो एंटिटी मिलके काम करना। तो तेरा जो पार्टनर है, जो दूसरा एंटिटी है, वो तेरा जॉइंट वेंचर है। वहां पे तू लोन दे रहा है, वहां पे तू गारंटी दे रहा है, वहां पे सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट दे रहा है। या तो अपने होली ओन सब्सिडरी को दे रहा है या तो अपने जॉइंट वेंचर को दे रहा है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, स्पेशल रेजोल्यूशन की आवश्यकता नहीं है, बोर्ड रेजोल्यूशन से काफी हो जाता है। अब आ रहे हैं हम लोग सेक्शन 186 सबसेक्शन 4 में। सबसेक्शन 4 क्या कहता है? सबसेक्शन 4 कहता है कि फिनेंशियल स्टेटमेंट में पूरा तुमको रिकॉर्ड रखना होगा। ऑल डिटेल्स एंड पर्पस ऑफ सच लोन शैल बी रिकॉर्डेड। डिस्क्लोज करना होगा तुमको अपने फिनेंशियल स्टेटमेंट में सारे डिटेल्स की, किसको लोन दिया, किसको गारंटी दिया, किस लिए दिया, कौन से पर्पस के लिए, सब कुछ, ठीक है। ये सबसेक्शन 4 कहता है। सबसेक्शन 5 कहता है अप्रूवल फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब एक बात सुन, ये क्या है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कौन है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मतलब बैंक वगैरह जो फिनेंस का काम करता है, ठीक है। अब समझ, अगर ये तेरा थ्रेशोल्ड ऊपर चला गया, थ्रेशोल्ड के ऊपर चला गया, तो ऑब्वियसली तेरे को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का परमिशन चाहिए होगा। क्यों? तेरे को समझाता हूं। क्योंकि तूने ऑलरेडी किसी बैंक से, पकड़ ले, तूने ऑलरेडी किसी बैंक से लोन ले रखा है, लोन ले रखा है, ठीक है। तूने किसी बैंक से, बैंक क्या है? एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, लोन ले रखा है, अंडरस्टूड। अब तू किसी दूसरे को लोन देना चाहता है, भाई तूने बैंक से लोन उठाया क्योंकि तेरे पास पैसा नहीं है। अब तू दूसरे कंपनी को लोन, गारंटी, सिक्योरिटी देना चाहता है, तो तू परमिशन नहीं लेगा बैंक का? परमिशन लेगा ना? परमिशन लेगा कि नहीं लेगा? लेगा ना। तो ये अप्रूवल चाहिए होता है। दूसरा और एक कंडीशन ये हो सकता है, अब तू ये जो लोन दे रहा है ना, ये अगर लिमिट से बाहर है तभी जाके परमिशन लेना होता है, वरना लेना नहीं होता। और दूसरा कंडीशन ये होता है कि एक तो अगर लिमिट से बाहर है, लिमिट से बाहर है। दूसरा कंडीशन ये है कि तूने जो बैंक से लोन लिया था ना, इसका इंस्टॉलमेंट या फिर रीपेमेंट तूने नहीं किया। तूने इसका जो मंथली इंस्टॉलमेंट भरना था वो तूने नहीं भरा, ठीक है। तो लिमिट के अंदर रहे या लिमिट के बाहर रहे, तूने इंस्टॉलमेंट नहीं भरा बैंक को, तो तेरे को बैंक से परमिशन लेना होगा। तो किसी भी अमाउंट का लोन, गारंटी, सिक्योरिटी अगर किसी दूसरे कंपनी में देना चाहता है तो। क्या है समझ में? दो कंडीशन क्लियर हो चुका है। एक्सीड्स लिमिट 186। दूसरा है डिफॉल्ट कर दिया इन पेमेंट ऑफ द लोन इंस्टॉलमेंट टू एफआई, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। क्या है समझ में आ रहा है? सबसेक्शन 5 क्लियर हो चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बहुत ज्यादा बवाल हो रहा है सर, बहुत ज्यादा बवाल हो रहा है। अब देखो आगे देखेंगे हम लोग सबसेक्शन 6 क्या कहता है।
देखो बहुत ब्यूटीफुल कहता है सबसेक्शन 6, मजा ही आ जाएगा सबसेक्शन 6 को देख के। सबसेक्शन 6 कहता है इंटर कॉर्पोरेट लोन डिपॉजिट companies required under section 12 of SEBI cannot take inter corporate loan। ये देखो, जो सेबी के सेक्शन 12 के अंदर रजिस्टर्ड कंपनीज है ना, सिंपल भाषा सुन, जो सेबी के सेक्शन 12 के अंदर रजिस्टर्ड वाले कंपनीज है ना, उनको इंटर कॉर्पोरेट लोन डिपॉजिट ये जो है एक्सीडिंग द प्रिस्क्राइब लिमिट जो है ये लेना मना है, ये लेना मना है। समझ में आ रहा है? कैनॉट टेक इंटर कॉर्पोरेट लोन डिपॉजिट एक्सीडिंग द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट। सॉरी, तो प्रिस्क्राइब लिमिट का मतलब क्या होता है? ये जो 60% का लिमिट हम लोगों ने देखा, 100% का लिमिट हम लोगों ने देखा, उसके अंदर अगर तू दे रहा है तो दे सकता है, लेकिन इसके ऊपर तो तू तेरे को स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके भी देने नहीं देंगे। हमारे पास ऑप्शन तो था कि हम लोग स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर देंगे, अगर लिमिट क्रॉस किया, ये लिमिट अगर क्रॉस कर दिया तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे हम लोग, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके हम लोग दे सकते हैं। लेकिन जो सेक्शन 12 सेबी के अंदर रजिस्टर्ड है ना, उनको तो हम लोग स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके भी देने अलाउड नहीं करेंगे। क्यों? ये कौन से वो कंपनीज है, विच आर दोस, ये कौन से वो कंपनीज हो जो सेक्शन 12 सेबी के अंदर रजिस्टर्ड है? भैया ये वो वाले कंपनीज है, कंपनीज नहीं है, एंटिटीज है कह सकते हो तुम। सब तो कंपनीज नहीं रहते, कुछ कंपनीज रहते, कुछ एंटिटीज रहते हैं। ये कौन है? ये वो है जो सेबी के सेक्शन 12 के अंदर रजिस्टर्ड है। कौन है वो? वो है स्टॉक ब्रोकर, सब ब्रोकर, पोर्टफोलियो मैनेजर एंड अदर इंटरमीडियरीज। मतलब मोटा मोटा बोले तो स्टॉक मार्केट में जितने इंटरमीडियरीज है ना, उनको लिमिट के बाहर जाके लोन वगैरह लेने ही नहीं देंगे। क्या है, समझ में आ रहा है? क्यों? कैनॉट टेक, कैनॉट गिव नहीं है यहां पे, याद रखना, कैनॉट टेक इंटर कॉर्पोरेट, क्योंकि इंटरमीडियरीज कभी देते नहीं है, लेते हैं। इनका काम है लेना। ये ब्रोकर क्या करेगा? तेरे से पैसा लेगा, देगा थोड़ी ना तेरे को, तेरे से पैसा लेगा, क्या करेगा? पैसे लेके इन्वेस्ट करेगा। तो इनको लेने नहीं देंगे। कैनॉट टेक इंटर कॉर्पोरेट लोन, किससे ज्यादा एक्सीडिंग द प्रिस्क्राइब लिमिट। क्यों? क्योंकि ये इंटरमीडियरीज है। सर इनको क्यों नहीं लेने देंगे? ये इसने क्या पाप काम कर लिया? कुछ पाप करने की आवश्यकता नहीं है। ये वो लोग होते हैं ना जो फंड के साथ खेलते हैं, प्ले विद द फंड्स, दे प्ले विद द फंड्स। ये मैंने एक्स्ट्रा लिख के रखा है तुमको समझाने के लिए, इसको एग्जामिनेशन में मत लिख देना। दे प्ले विद द फंड। प्ले विद द फंड का मतलब क्या होता है? प्ले विद द फंड का मतलब होता है भैया ये है स्टॉक मार्केट में काम करने वाले लोग, तेरे उनको ज्यादा से ज्यादा फंड मिलेगा, वो लोग सीधा इन्वेस्ट कर देंगे, यहाँ इन्वेस्ट करेंगे, वहां इन्वेस्ट, रिस्क ले लेंगे, तो तेरा फंड डूब भी सकता है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा इनको दे नहीं सकते। क्या ये समझ में आ रहा है दोस्तों? क्योंकि वो मिसयूज कर सकते हैं तुम्हारे फंड को। ये तुम लिख सकते हो, स्टॉप मिसयूजिंग देयर फंड, इसलिए हम लोगों ने उनको मना कर दिया। कैनॉट टेक इंटर कॉर्पोरेट लोन्स। क्या ये समझ में आ रहा है? कोई टेंशन वाली बात नहीं है। उसके बाद है रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब सुन, तू किसी को लोन देगा तो वो इंटरेस्ट तो तू लेगा ना किसी उससे। बैंक तेरे को लोन अगर देता है तो बैंक तेरे ऊपर किसी ना किसी प्रकार का इंटरेस्ट तो लगाता है ना, 12%, 14%, 7%, किसी ना किसी प्रकार का इंटरेस्ट रेट लगाता है। तो अगर एक कंपनी दूसरे कंपनी को लोन दे रहा है तो क्या वो इंटरेस्ट रेट नहीं लगाएगा? लगाएगा, लगा सकता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब इंटरेस्ट रेट के बारे में जब हम लोग बात करते हैं ना, तो रेट क्या होना चाहिए ये आता है क्वेश्चन में, दिमाग में, कि ये रेट कौन से रेट होने चाहिए जो इंटर कॉर्पोरेट लोन्स में हम लोग रेट लगाएंगे। सिंपल चीज है, जो गवर्नमेंट रेट है ना, गवर्नमेंट रेट है उसको फॉलो करो। गवर्नमेंट तेरा लोन का जो टेन्योर होगा ना, अगर 1 साल का है, अगर 3 साल का है, अगर 5 साल का है, ठीक है, तो गवर्नमेंट लोन के 1 साल का टेन्योर को तू देख कि कितना इंटरेस्ट लगाता है गवर्नमेंट वाले, ठीक है। फिर तू देख 3 साल का कितना लगाता है, 5 साल का कितना लगाता है, जो भी तेरा मतलब तू कितने साल का दे रहा है, तू कितने साल का दे रहा है, तू जो लोन दे रहा है उसको कितने साल का लोन है, ये 2 साल का, 5 साल का, 6 साल का, 8 साल का, 10 साल का। तो जो भी लोन का टेन्योर होगा ना, वो गवर्नमेंट लोन, तो इसका जो इंटरेस्ट रेट होगा वो डिसाइड करने के लिए तेरे को कंपेयर करना होगा कि गवर्नमेंट का 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल का जो टेन्योर है उसका लोन का इंटरेस्ट रेट क्या रहता है अलग अलग टेन्योर का, ठीक है। उसके हिसाब से तेरे को देना होगा, गवर्नमेंट रेट से कम नहीं हो सकता। पकड़ ले, तू अगर 3 साल का लोन किसी को दे रहा है और तू सोच रहा है कि कितना इंटरेस्ट लगाए, तो तेरे को देखना होगा गवर्नमेंट कितना इंटरेस्ट लगा रहा है। जो भी इंटरेस्ट लगाएगा उससे कम नहीं हो सकता, उससे ऊपर ही हो सकता है, उससे कम नहीं हो सकता, ठीक है। देख, रेट ऑफ इंटरेस्ट एज पर गवर्नमेंट रेट, सो दैट
लो इंटरेस्ट रेट इज नॉट गिवन, लो इंटरेस्ट रेट नहीं दे सकते, गवर्नमेंट रेट के हिसाब से होना होगा। मस्ट नॉट बी लोअर देन गवर्नमेंट यील्ड रेट्स ऑफ 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर क्लोजेस्ट टू द लोन टेन्योर। तेरा जो भी क्लोजेस्ट हो, अगर तू 3 साल का दे रहा है तो गवर्नमेंट का 3 साल का चेक कर, अगर तू 7 साल का दे रहा है तो गवर्नमेंट का 7 साल के सामने कौन से टेन्योर है, गवर्नमेंट भी अगर 7 साल के आसपास दे रहा है तो उसका कितना इंटरेस्ट रेट है वो चेक कर, उसके हिसाब से तेरे को इंटरेस्ट रेट होना देना होगा, उससे कम नहीं हो सकता। सर इसमें कोई एक्सेप्शन है क्या सर, किसी को अगर मैं कम इंटरेस्ट रेट में लोन देना चाहूँ तो? हाँ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन में आ जाता है सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनीज को क्यों, देख बात ये होता है ना कि बचपन से तू लोग क्यों 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 पूछता रहता है, लेकिन जब तू बड़ा हो जाता है ना तब तू क्यों नहीं पूछ पाता, क्योंकि तेरे को डर लगता है कि सामने वाला इंसान शायद आंसर ना दे पाए। लेकिन मेरे क्लास में ऐसा नहीं होता, मेरे क्लास में हर वक्त तेरे को क्यों पूछना होगा कि सेक्शन 8 कंपनीज को हम लोग क्यों कम इंटरेस्ट रेट में दे रहे हैं। अबे भाई मेरे, सेक्शन 8 कंपनीज कौन से कंपनीज होते हैं? हाँ प्रॉफिटेबल कंपनीज होते हैं। कौन से कंपनीज होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं, क्या करते हैं बताओ भैया? ये नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज होते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, समझ में आ रहा है? जो चैरिटी वगैरह करते हैं, जो सोसाइटी के लिए काम करते हैं, इनको अगर लोन देना है, इनको अगर तू लोन दे रहा है तो कम इंटरेस्ट रेट में दे सकता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कितना अच्छा है हमारा कंपनी, लो सोच। उसके बाद देख, कंपनीज हैविंग 26% हेल्ड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। कोई भी ऐसा कंपनी है जिसमें स्टेक 26% या फिर उससे ज्यादा का स्टेक गवर्नमेंट ने होल्ड कर रखा है, स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, तो उसको तो लो इंटरेस्ट रेट में भी दे सकता है। क्यों? इसके पीछे भी एक आंसर है क्यों। क्योंकि भैया गवर्नमेंट ने जहां पे 26% गवर्नमेंट होल्ड करके रखा है तो कंपनी तो बुरा नहीं होगा। गवर्नमेंट जो है वो पूरा अच्छे से देख रहा है, गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट कर रखा है 26% से ज्यादा, तो उन कंपनीज को तो कम रेट से दे सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट हो जाए उनके साथ इंटरलिंक्ड है, वो लोग नजर रख रहे हैं इन कंपनीज के ऊपर। क्या है, समझ में आ रहा है? तो कंपनीज जिनके पास गवर्नमेंट का 26% या फिर उससे ज्यादा का शेयर्स हेल्ड हो तो उनको एंड सेक्शन 8 कंपनीज को तो कम इंटरेस्ट रेट में दे सकता है। क्या है, समझ में आ रहा है? ये है एक्सेप्शन। आते हैं हम लोग 186(9) में। क्या कहता है? कहता है तू जो इतना जो तामझाम कर रहा है, किसको लोन दे रहा है, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये सब कुछ रजिस्टर में मेंटेन करके रख। रजिस्टर का नाम होगा MBP2। ठीक है, रजिस्टर किस फॉर्म में मेंटेन करके रखना है? MBP2 तेरे को याद रखना है बस, ठीक है। और इसको खुला रखना है इंस्पेक्शन के लिए, कोई भी आके इंस्पेक्शन कर पाए इस प्रकार से खुला रखना है, कंपनीज के रजिस्टर्ड ऑफिस में रखना है। फिर आता है हमारा नॉन एप्लीकेबिलिटी, मतलब कौन से वो कंपनीज है जहां पे एप्लीकेबल नहीं होगा ये सारा तामझाम, सेक्शन 186 एप्लीकेबल नहीं होगा कंप्लीटली। कौन से वो कंपनीज है? पहला कंपनी इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेसेस, जिनका काम ही है लोन देना। वो क्या देखेंगे कि कितना लोन दे रहे हैं, हमारे एसेट का ज्यादा, एसेट का कम, ये सब देखेंगे? बैंक वाले का तो काम ही है लोन देना। तो जिन कंपनीज का प्रिंसिपल बिजनेस ही है लोन देना, गारंटी देना, सिक्योरिटी देना, इन्वेस्टमेंट करना, उनको हटाया गया है, उनको साइड कर दिया गया है। नॉर्मल कंपनीज के ऊपर ये सारा रिस्ट्रिक्शन लगता है, लेकिन इनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इनको सेक्शन 186 फॉलो नहीं करना है, इनको ये सारे फॉलो नहीं करना है। ये जो 60% 100% का कैप है, ये सब कुछ ये फॉलो कुछ नहीं करना है उनको। क्यों नहीं करना है? क्योंकि इनका प्रिंसिपल बिजनेस ये बैंकिंग कंपनी है, ये हर किसी को लोन देगा तो वो थोड़ी ना ये रेजोल्यूशन पास करेगा, तो इनका काम ही है। ठीक है, कहा गया ये कहा गया ये बैंकिंग इंश्योरेंस। ठीक है, बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी तेरे को बताया मैंने, हाउसिंग कंपनी, ये सारे क्या है? लोन देते, लोन, इंश्योरेंस वाले, बैंकिंग वाले, हाउसिंग वाले। ठीक है, फिर आता है इन्वेस्टमेंट कंपनी, जो ऊपर में हम लोगों ने कवर कर रखा है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट कंपनी, इन्वेस्टमेंट अंडर राइट इशू। अच्छा, ये एक टॉपिक है, देख, इन्वेस्टमेंट अंडर राइट इशू ये क्या है तेरे को अभी बहुत अच्छे से समझा देता हूं। ठीक है, सिंपल चीज देख, मैं तेरे को समझाता हूं। देख, राइट इशू तेरे को पता है, सेक्शन 62 राइट इशू किसको मिलता है? किसी भी कंपनी, पकड़ ये है कंपनी ए, इसके जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है इनको मिलता है राइट इशू। कम पैसे में शेयर्स प्रोवाइड किया जाता है इन, है ना, वो होता है राइट इशू। ठीक है, अब ये जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है, इनमें तो कंपनी भी हो सकता है ना, कंपनी में प्रिंसिपल भी हो सकता है। ठीक है, इसका बाप भी हो सकता है जो इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है। ठीक है, तो क्या बोला कि कोई भी कंपनी, पकड़े ए का बाप कौन है? बी, फॉर एग्जांपल बी ने ए पर इन्वेस्टमेंट पहले से कर रखा था। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट के ऊपर तुमने लगा दिया रिस्ट्रिक्शन कि कितना इन्वेस्टमेंट करे, 60%
और जो 100% का कैप है उससे ज्यादा तो तुमको करना नहीं है, करना है तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है। अब पकड़ ले, ए ने राइट इशू के तहत बी को बोला कि भैया हम तुमको शेयर्स दे रहे, खरीदो। अब बी कहेगा ए को भैया कि हम जो शेयर्स तेरे से खरीदेंगे, राइट इशू के तहत मेरे को तो मना किया गया है, मैं अगर खरीदूंगा मेरे को स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा क्योंकि इसके ऊपर चला जाएगा मेरा इन्वेस्टमेंट तेरे कंपनी के ऊपर। तो ए कहता है बी को कि टेंशन ना ले, कंपनी लॉ को पता है कि राइट इशू अलग चीज है। राइट इशू के तहत अगर बी को ऐसा, सिर्फ बी को थोड़ी ना मिलता है ऑप्शन, जितने भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर सबको मिल रहा है, तो बी भी तो अल्टीमेटली उसका शेयर मतलब इस कंपनी में शेयर हेल्ड कर रहा है, इन्वेस्टमेंट किया है ना, तो इसको भी मिल रहा है। तो इसको अगर बी को अपॉर्चुनिटी मिल रहा है ए में फिर से और ज्यादा पैसा डालने के लिए राइट इशू के तहत, तो ये इन्वेस्टमेंट का जो कैप है ना 60% 100%, इसको देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो इसको एसआर वगैरह पास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट अंडर राइट इशू याद रखना, ठीक है। फिर आता है एक्टिविटीज बाय एनबीएफसी। एनबीएफसी क्या है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, कॉर्पोरेशंस कह सकते हो, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। अच्छा, ये जो है कॉर्पोरेशंस कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, ठीक है। अब ये जो है ये नॉन बैंकिंग है लेकिन फिनेंसिंग से रिलेटेड है, उनका काम ये, इनका प्रिंसिपल बिजनेस क्या है? फिनेंस करना, इसलिए इसको भी बाहर रखा है। गवर्नमेंट कंपनीज पकड़ ले, कोई भी गवर्नमेंट कंपनीज है जो डिफेंस के प्रोडक्शन में डालना चाहता है, तो वहां पे तो तेरे को देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तू वो उस कंपनी के ऊपर दे रहा है पैसा जहां पे डिफेंस का प्रोडक्शन हो रहा है और वो गवर्नमेंट कंपनी है, तो उसमें कोई कैप वगैरह नहीं लगता है। अनलिस्टेड गवर्नमेंट कंपनी अप्रूवल फ्रॉम इट्स मिनिस्ट्री, अगर कोई अनलिस्टेड गवर्नमेंट कंपनी है और उसको अप्रूवल मिल गया है फ्रॉम द मिनिस्ट्री, उसके प्रेस्पेक्टिव मिनिस्ट्री से अप्रूवल मिल गया है, तो वहां पर भी किसी प्रकार का कैप नहीं लगता। लास्ट में आता है आईएफएससी कंपनी। आईएफएससी मतलब इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर कंपनी, ये भी एक प्रकार का फिनेंशियल सर्विस है। तो जिन कंपनीज का, मैंने पहले भी बताया, जिन कंपनीज का काम प्रिंसिपल एक्टिविटी है फाइनेंस करना, उनको बाहर रखा है, एक्सेप्शन में रख दिया है। अगर तुम ये सेक्शन 186 पूरा फॉलो नहीं करते तो कंपनी के ऊपर लगेगा पेनल्टी, फाइन 25,000 से लेकर 5 लाख तक, एंड ऑफिसर एंड डिफॉल्ट को लगेगा इम्प्रिजनमेंट 2 साल के लिए, या फिर फाइन 25,000 से लेकर 1 लाख तक का फाइन लग सकता है। इसी के साथ सेक्शन 186 कंप्लीट हो जाता है। तो हम लोगों ने सेक्शन 186 कंप्लीट कर डाला है। नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो है सेक्शन 187, ये स्टार्ट करेंगे, इन्वेस्टमेंट टू बी हेल्ड इन कंपनीज ओन नेम। देखिए ये कंपनी, ये जो पूरा चैप्टर है इसको कंप्लीट कर देंगे, ज़्यादा नहीं, 1-2 पेज बचा है बस, ठीक है। इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। आई होप कि आपको 186 पूरा बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आराम से आप एग्जामिनेशन में 186 लिख के आ सकते हो। नोट्स वगैरह सब अवेलेबल करवा दूंगा। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच एवरीवन, हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।